हेलो एंड वेलकम। आज है लेक्चर नंबर 4 डेमोग्राफी एंड सेंसस का। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन की क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है। हम देखेंगे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये एनसीईआरटी का मटेरियल यहाँ पे डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हम फीचर्स ऑफ सेंसस देखेंगे, हम फंक्शंस ऑफ सेंसस देखेंगे, और हम कुछ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, और थोड़ा सा सेंसस के रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये लेक्चर है इसमें ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी का मटेरियल मिलेगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी कोई बच्चा मुझे बोलता है सर मुझे मिनिमम मटेरियल बताइए जिससे मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, तो सबसे पहले मैं उसको बोलता हूँ एनसीईआरटी आप पढ़ो। रीज़न ये है कि एनसीईआरटी एक तो बेस है, इजी है और बेस है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो सुनो, आज हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मेरे दोस्तों, पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। पॉपुलेशन किसी जगह ज्यादा डेंसिटी, किसी जगह कम डेंसिटी, तो पॉपुलेशन इवन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले जॉर्ज बी क्रेसी के बारे में। यह नाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में यह नाम मेंशन है। तो जॉर्ज बी क्रेसी क्या बोलता है, एक्चुअल में ये अमेरिकन ज्योग्राफर था। इसने बोला एशिया के बारे में एक खास बात। क्या बोली? इसने बोला कि एशिया में बहुत ऐसे जगहें हैं जहां लोग कम हैं, वेयर पीपल आर फ्यू। अगर ये एशिया है, एशिया में बहुत ऐसी जगहें हैं जहां लोग बहुत कम है। देखो ये लोग बना रहा हूं मैं, बहुत कम है। और क्या बोला? और इसने ये बोला कि फ्यू प्लेसेस ऐसे हैं वेयर पीपल आर मनी। ऐसी कुछ छोटी सी जगहें हैं, बहुत कम ऐसी जगहें हैं, फ्यू प्लेसेस ऐसी हैं, देखो बना रहा हूं ना मैं, कुछ ही जगहों पे वेयर पीपल आर मनी, बहुत ज्यादा डेंसिटी कुछ ही जगहों पे, लेकिन बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग कम है। तो बहुत जगहें ऐसी हैं जहां लोग कम है, और कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं। बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पे डेंसिटी कम है, कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है लोगों की। ये चीज समझ नहीं आई ना? यहां पे समझ आएगा। वर्ल्ड में ही यही बताया जा रहा है। अगर एशिया समझ नहीं आया तो दुनिया की सुनो, दुनिया की सुनो। वर्ल्ड में क्या है? 90% पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ कुछ ही जगह पे बसी हुई है। जमीन के सिर्फ 10% लैंड एरिया पे बसी हुई है। तो 90% ह्यूमन पॉपुलेशन, 90% ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है सिर्फ 10% जगह पे, जमीन पे, लैंड एरिया पे। अगर हम आपको यह बताएं कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 60% सिर्फ 10 कंट्रीज में है। आपको पता है इतनी सारी कंट्रीज है, लेकिन उन कंट्रीज में सिर्फ 10 ही कंट्रीज ऐसी है जो 50% से ज्यादा, मतलब 60% पॉपुलेशन जिनमें है। और अगर हम इन 10 कंट्रीज को देखें, तो इनमें से 6 कंट्रीज एशिया कंटिनेंट से हैं। आपको पता है ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ये तो पता तो होगा भाई। एशिया ये है, नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका पता तो होगा, ये है यूरोप यहाँ पे, ये होता है अफ्रीका यहाँ पे, ये होता है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ये होता है अंटार्कटिका, ओ क्या हुआ, सॉरी, ये होता है अंटार्कटिका नीचे। इन शॉर्ट समझने वाली बात यह है कि अगर हम दुनिया में देखें तो 60% पॉपुलेशन 10 कंट्रीज में है, और 10 कंट्रीज में एशिया में 6 कंट्रीज है। और वो 10 कंट्रीज आपके सामने हैं, लेकिन उन 10 कंट्रीज में एशिया की 6 कंट्री कौन कौन सी है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो सुनिए, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस कंट्री में है? एशिया तो कंटिनेंट है, लेकिन उसमें 6 कंट्रीज, और 10 कंट्रीज के बारे में हम देखेंगे। टॉप मोस्ट 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो सुनो सुनो सुनो, यहां पे टॉप पे सबसे है चाइना। चाइना नंबर 1 में पॉपुलेशन पे है, ये भी एशिया में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है इंडिया, ये भी एशिया में है। तीसरे नंबर पे है यूएसए, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में है, जो मैंने अभी यहां पे बताया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और फिर इंडोनेशिया 4th नंबर पे है। ये आप ऐसे सुनो, चाइना फर्स्ट नंबर, इंडिया दूसरे नंबर, यूएसए 3rd नंबर, फिर इंडोनेशिया 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। लेकिन सर नंबरिंग गलत क्यों है फिर? तो सुनो ना,
चाइना तो है नंबर 1 पे, लेकिन ये एशिया का नंबर 1 भी है। इंडिया भी एशिया का नंबर 2 है। यूएसए थर्ड नंबर पे तो है, लेकिन एशिया का नहीं है ना। एशिया का थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया है। कभी कभी ऐसे सवाल आता है कि सिर्फ एशिया में आप बताइए थर्ड पॉपुलस कंट्री कौन सी है, तो वो इंडोनेशिया है, ना कि यूएसए, क्योंकि यूएसए एशिया में नहीं है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है। इसी तरह ब्राजील साउथ अमेरिका में है। इसी तरह नाइजीरिया अफ्रीका में मिलेगा आपको। इसी तरह मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। तो ये 4 निकालो, बचे 6 कंट्रीज एशिया की हैं। ठीक है, अगर एशिया वैशिया ना आए, डायरेक्ट आए, आप बताइए थर्ड नंबर पे कौन सी मोस्ट पॉपुलस है, तो यूएसए। अगर ऐसा आए सवाल कि थर्ड नंबर पे एशिया में कौन सी कंट्री है जो मोस्ट पॉपुलस है, तब इंडोनेशिया। ये जो नंबरिंग है ना 1 2 3 4 5 6, ये एशिया की 6 कंट्रीज है मोस्ट पॉपुलस। ठीक है, ओके। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि लोग ज्यादा होना गलत बात भी नहीं है। हमेशा बताया जाता है पॉपुलेशन को कम करो, गलत है गलत है गलत है। लेकिन लोग ज्यादा होना अगर अच्छी तरह इस्तेमाल हो जाए तो ये रियल वेल्थ भी है। अगर लोगों को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको इस्तेमाल ना करे गवर्नमेंट या जो भी चलाने वाला है कंट्री को, किंग क्वीन गवर्नमेंट जो भी है, जो भी उनको अच्छी तरह यूज ना करे, लोगों के स्किल्स बाहर ना निकाले और उनको अच्छी तरह यूज ना करे, तब लोग रियल वेल्थ नहीं, लोग तब बर्डन बन जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जितने मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में कवर हैं। इंपॉर्टेंट लगे सवाल आ सकते हैं इधर से। कौन कौन से फैक्टर्स है ऐसे रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट पॉपुलेशन है कि बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत ऐसी जगह है 90% लैंड ऐसी है जिसमें बहुत कम लोग हैं। तो सुनो, ज्योग्राफिकल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, सोशल कल्चरल रीजन है। तो ज्योग्राफिकल रीजन क्या है? वाटर अवेलेबल है, जहां वाटर अवेलेबल होगा वहां पे होगा। लैंड फॉर्म्स की वजह से माउंटेनियस रीजन पे कम पॉपुलेशन होगी, प्लेन्स पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, डेजर्ट्स में कम पॉपुलेशन होगी, कोस्टल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जहां पे पानी वानी की अवेलेबिलिटी है। इन शॉर्ट, लैंड फॉर्म्स भी एक रीजन है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये कौन सा रीजन है? ज्योग्राफिकल फैक्टर या ज्योग्राफिकल रीजन। तो सुनो, लैंड फॉर्म में एग्जाम्पल आपकी किताब ने दिया है, एनसीईआरटी ने, गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है। प्लेन्स में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, माउंटेन्स पे कम पॉपुलेशन होती है, डेजर्ट्स में कम पॉपुलेशन होती है, कोस्टल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अगर क्लाइमेट की बात करें, अच्छा क्लाइमेट होगा तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी, खराब क्लाइमेट होगा, खराब मतलब बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी, हद से ज्यादा गर्मी, हद से ज्यादा ठंड, वो होता है खराब क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है, तो पसंद करते हैं लोग मॉडरेट क्लाइमेट। सबसे ब्यूटीफुल क्लाइमेट आपकी बुक लिखती है मेडिटेरियन रीजन का क्लाइमेट। इसी तरह जहां पे सॉइल फर्टाइल होगी वहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, क्योंकि खाना तो सब कुछ है, सब कुछ तो पेट ही है। उसके बाद मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक रीजन या इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या है? मिनरल्स जहां पे ज़्यादा मिलेंगे वहीं पे तो ज़्यादा, देखो मिनरल्स मिलेंगे ज़्यादा किसी जगह पे, वहां पे इंडस्ट्री बसेगी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा, वहां पे सारे लोगों का रोजगार होगा। तो मिनरल्स में एग्जांपल आपकी किताब देती है, क्या देती है? कटंगा, जैम्बिया, कॉपर बेल्ट ऑफ अफ्रीका। कॉपर बेल्ट ऑफ अफ्रीका में जो कटंगा जैम्बिया है, वहां पे मेरे दोस्तों ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिनरल्स ज़्यादा है, उनको निकालने के लिए लोग तो चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए लोग तो चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ पे लोग गए बसने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों हो रही है? वाटर होगा ज़्यादा, ज़्यादा पॉपुलेशन, अच्छे लैंड फॉर्म ज़्यादा पॉपुलेशन, अच्छा क्लाइमेट ज़्यादा पॉपुलेशन, फर्टाइल सॉइल ज़्यादा पॉपुलेशन। ये 4 है ज्योग्राफिकल फैक्टर। इकोनॉमिक, मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे, अच्छा ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। एग्जाम्पल ये आपकी बुक ने दी हुई है, तो कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल उठाता है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखो। अर्बनाइजेशन भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है। अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अर्बन एरियाज़ में होता है, फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होता है, अर्बन एरियाज़ में बहुत कुछ होता है उधर, इसीलिए पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। अभी भी इंडिया में अर्बन लोग ज़्यादा नहीं हैं, रूरल लोग ज़्यादा है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है। अभी भी अर्बन लोग कम है, लेकिन तेज़ी कहाँ पे है? अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन लोग ज़्यादा, वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है।
इंडस्ट्रियलाइजेशन मेरे दोस्तों, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा। एग्जाम्पल है क्या? कोब असाका रीजन ऑफ जापान, उधर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा चला। इसी तरह है एक फैक्टर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ये क्या है? देखो ये आसान है। सोशल रीजंस भी होते हैं या कल्चरल रीजन भी होते हैं। कल्चर किसी जगह मिलता है लोगों का, वहाँ आके सारे बसते हैं। सोशल या पॉलिटिकल अनरेस्ट हो या सोशल अनरेस्ट हो, वहाँ पे लोग भागेंगे। इतना ही नहीं, इमिग्रेशन अगर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोशल अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो लोग यहाँ से भागेंगे या लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, इमिग्रेशन हो जाएगा तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा, पीस होगा तो आय होगा, आय आय मतलब इमिग्रेशन, उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। आय क्या है, ई क्या है, पिछला लेक्चर देख लो मेरे दोस्तों। उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। देखो मेरे दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ होता है कि ग्रोथ जो पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ जो रही है या पॉपुलेशन कम जो हो रही है, किस तेजी से हो रही है वो हम देखेंगे। देखो देखो सुनो। चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। क्यों? अगर मर गए लोग तो कम भी हो सकता है। तो चेंज इन नंबर ऑफ पीपल चाहे इंक्रीज हो जाए या कम हो जाए। अगर कम हो जाएगा तब हम बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ है, अगर ज्यादा हो जाएगा तब हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल में चेंज आना, किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे, किसी खास पीरियड ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पीपल जो है वो उनका चेंज होना, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो देखो देखो, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन यहां पे इंक्रीज होता है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन यहां पे डिक्रीज होता है टाइम के किसी एरिया में। चलो एरिया भी लिखते हैं टाइम के हिसाब से, किसी एरिया में, किसी पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है ना, ये आसान है। अब यहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, एग्जाम्पल दूंगा, 2 करोड़ पॉपुलेशन थे, और पीरियड ऑफ टाइम याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 करोड़ पॉपुलेशन थे 2020 में, 3 करोड़ हुए 2030 में। तो डिकेडल ग्रोथ रेट, 10 साल बाद क्या हुआ? 1 करोड़ बढ़ गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव। या सुनो ऐसे, पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव कैसे? 2 करोड़ लोग थे 2020 में, इसी तरह 2030 में देखा गया तो ज्यादा लोग नहीं, कम लोग हो गए, 1 करोड़ ही। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। यहां पे पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, पॉजिटिव में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्यों यहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी? रीजन दो मुझे, रीजन है बर्थ रेट ज्यादा होगी, या तो डेथ रेट कम होगी, या तो आय हो रहा है, इन हो रहा है, लोग आ रहे हैं उस एरिया में, इमिग्रेशन हो रहा है। ठीक है ना? अगर कोई आपसे पूछे आप बताइए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजन क्या है, पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हुई, रीजन क्या है? मरे हुए होंगे लोग ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा, या लोगों ने कम कम जन्म लिया, बर्थ रेट कम, या इमिग्रेट हो गए, ई मतलब एग्जिट हो गए, लोग चले गए, भाग गए तो पॉपुलेशन कम, बर्थ रेट कम तो पॉपुलेशन कम, डेथ रेट ज्यादा तो पॉपुलेशन कम ही होगी। ठीक है ना? मरते हैं लोग ज्यादा तो पॉपुलेशन कम, कम आते हैं दुनिया में लोग, बच्चे तो पॉपुलेशन कम। आसान है ना? अब एक बात याद रखो, यहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो याद रखना पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है? बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट कम, बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट। यहां पे मेरे दोस्तों आप देखो, नजर मारो, डेथ रेट ज्यादा, बर्थ रेट कम, तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है? डेथ रेट ग्रेटर देन, ज्यादा देन बर्थ रेट। ओके, तो याद इतना आपको यह भी रखना है, कभी अगर सवाल आया पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसा कंपोनेंट है जिससे पॉपुलेशन चेंज होती है? एक है बर्थ रेट, वो भी है पॉपुलेशन चेंज होने का रीजन। डेथ रेट, वो भी है पॉपुलेशन चेंज मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होने का रीजन। इसी तरह माइग्रेशन, जिसमें आप इन हो सकते हो, एग्जिट हो सकते हो, वो भी है पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन, या चेंज इन नंबर ऑफ पीपल में रीजन। ठीक है, ओके। अब हम आपको पढ़ाएंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। देखो, अगर ना ही लोग जा रहे हैं ना ही लोग आ रहे हैं, ना ही इमिग्रेशन हो रहा है ना ही इमिग्रेशन हो रहा है, तो अगर ना ही इन हो रहा है ना ही एग्जिट हो रहा है, क्लोजर है कंट्री, तो यहां पे आप समझो इस बात को, नेचुरल ग्रोथ रेट उस जगह पे देखा जाता है अक्सर कि बर्थ माइनस डेथ्स कितने हुए,
किसी एरिया में किसी टाइम पे। तो सुनो, नेचुरल ग्रोथ रेट नहीं कंसिडर करता इमिग्रेशन को एग्जिट होना और नहीं कंसिडर करता इमिग्रेशन को इन होना। ये सिर्फ दो कंपोनेंट्स को लेता है ध्यान में नेचुरल ग्रोथ रेट। एक है बर्थ्स और है डेथ्स। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? कितनों ने जन्म लिया माइनस कितने मरे किसी जगह पे किसी टाइम पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? इसमें बर्थ्स भी आता है, डेथ भी आता है और दो कंपोनेंट्स भी आते हैं, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन भी आता है। तो सुनो सुनो सुनो, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है कि किसी भी कंट्री में बर्थ्स कितने हुए और कितने आए कंट्री में, कितनों ने जन्म लिया और कितने कंट्री में इन हुए, इन इमिग्रेशन माइनस करोगे आप कितने कंट्री से भाग गए इमिग्रेशन और कितने कंट्री से मरे। इन शॉर्ट आपके एरिया में किसी पीरियड ऑफ टाइम पे कितने चले गए दुनिया से, कितने चले गए कंट्री के बाहर, वो, और कितने आगे दुनिया में और कितने आगे बाहर कंट्री से इमिग्रेशन। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को जोड़ोगे, बीच में माइनस करोगे, मतलब कि कितने कंट्री में हैं, कितने कंट्री से चले गए। इन शॉर्ट, क्योंकि ये तो है ना, बर्थ भी है इमिग्रेशन भी है, कंट्री में आगे कितने कंट्री में हैं और कितने कंट्री से चले गए, चाहे दुनिया से, ये कंट्री से, ये तो दुनिया से चले गए, ये तो कंट्री से चले गए, ये तो दुनिया में आ गए, ये तो कंट्री में आ गए, ठीक है ना। तो जब आप माइनस करते हो आपको निकलता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में है तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सुनो सुनो सुनो, थॉमस मैल्थस 1798 में एक थ्योरी देता है। थॉमस मैल्थस की जो ये थ्योरी है वो क्या है? वो बोलता है कि नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं मगर फास्टर देन फूड सप्लाई। नंबर ऑफ पीपल जो इंक्रीज हो रहे हैं ना, वो खाने पीने से ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जबकि फेमाइन आएगा, एक टाइम आएगा जबकि पॉपुलेशन क्रैश करेगी, एक टाइम आएगा जबकि, क्योंकि खाना नहीं मिला, डिजीज, न्यूट्रिशन की वजह से डिजीज हो सकते हैं, एक टाइम आएगा लोग एक दूसरे को मारेंगे, वार्स हो जाएंगे खाने के लिए। तो सुनो, थॉमस मैल्थस ने बोला एक थ्योरी में कि नंबर ऑफ पीपल बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, उतना तेजी से फूड नहीं इंक्रीज हो रहा। एक टाइम आएगा पॉपुलेशन क्रैश करेगी, फैमाइन होगा, डिजीज होंगे, वार्स होंगे, बहुत ज्यादा वार्स होंगे। क्यों? रिसोर्सेज तो चाहिए ना लोगों को, ज्यादा से ज्यादा फूड, वार्स हो सकते हैं। तो ये भी आप सुनो, इसलिए कंट्रीज चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन को कम करे। क्यों? ताकि सस्टेनेबल रिसोर्सेज हो जाए, जो भी रिसोर्सेज हैं कंट्री में या कहीं पे भी एरिया में, वो सस्टेनेबल रहे, आगे आने वाले लोगों के लिए भी वो रहे, बच्चों उनके लिए भी कुछ रहे। उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाते हैं। यहां पे दो चीजें हैं, एक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। आपकी एनसीईआरटी कवर करती है तो समझो इस बात को। आसान है, वैसे ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या क्या ट्रेंड्स हैं आप देखो, ये है ईयर, ठीक है ना, और ये है मेरे दोस्तों पॉपुलेशन, 1 बिलियन टू पॉपुलेशन। तो आप देख ले, ये साल बर्थ ऑफ क्राइस्ट इधर हुआ, इतनी पॉपुलेशन थी, फिर ऐसे हुआ, फिर यहां से देखो ऐसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बर्स्ट हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ। तो अब देखो हालत देखो, 2011 में 7 बिलियन लोग आपको मिलेंगे। दुनिया की पॉपुलेशन है ये, वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये, बिलियंस में। तो आप ये देख रहे हो ना, ये भी आप देखो कि जब पॉपुलेशन आई तो क्या क्या आया, इंडस्ट्री इधर आया, ट्रांसपोर्टेशन इधर आया, इधर सैनिटेशन आया, बायोमेडिकल, इधर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आया। इन शॉर्ट इस ट्रेंड को देखो पॉपुलेशन ग्रोथ की और सोचो इस बात को, किस तेजी से बढ़ रही है पॉपुलेशन। तभी तो बोलते हैं थोड़ा सा पॉपुलेशन को कम करना है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी, वो वाली पॉलिसी। तो सुनो ये वाला पॉइंट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यहां पे आपको समझना है मेरे दोस्तों। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है मैंने आपको ये बताया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, हाई बर्थ रेट भी है। एक सेकंड, ऐसे नहीं, मैंने आपको बताया हाई बर्थ रेट भी है और हाई डेथ रेट है। इसको कम करना है, इसको भी कम करना है। लो बर्थ रेट होना चाहिए और लो डेथ रेट होना चाहिए। इसी ट्रांजिशन को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि कंट्रीज में पहले ऐसा था, अब कंट्रीज चाह रही है कम आए दुनिया में और कम मरे भी दुनिया से। तो ये जो ट्रांजिशन है वो मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोला, लेकिन किसी बुक में ये भी लिखा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दूसरे अंदाज से भी पढ़ा जा सकता है कि पहले लोग रूलर हुआ करते थे
और एग्रीगेरियन हुआ करते थे। पहले लोग जो हुआ करते थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, वो एग्रीगेरियन हुआ करते थे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट, और रूरल हुआ करते थे, रूरल एरियाज। अभी जो दिन ब दिन लोग इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट बने जा रहे हैं और लोग ज़्यादा अर्बन हुए जा रहे हैं, तो इस ट्रांजिशन को भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ही बोलते हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एग्रीकल्चर, रूरल से इंडस्ट्रियल और अर्बन फेज में जाना। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है। देखो, बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी हाई है। बर्थ रेट धीरे धीरे कम हुई ऐसे से। डेथ रेट, क्योंकि पहले पहले देखो, वैसे मैंने आपको बताया था 4 स्टेज वाला मॉडल, क्योंकि वो ज़्यादातर इंडिया में चलता है। लेकिन एनसीईआरटी में 3 स्टेज मॉडल है, लेकिन 4 स्टेज मॉडल ज़्यादातर बुक्स में पढ़ाया जाता है। वो भी हमने आपको पढ़ाया, लेकिन कुछ कुछ थिंकर बोलता है 3 स्टेज मॉडल भी। तो याद रखो, इसने बोला है एक स्टेज हाई फ्लक्चुएटिंग, दूसरा स्टेज है एक्सपेंडिंग, तीसरा स्टेज है लो फ्लक्चुएटिंग। बात वही है, बात वैसी है कि पहले बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है। पहले डेथ रेट को कम करने की कोशिश की, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुई, और डेथ रेट तो कम हो गया, और फिर बर्थ रेट को भी कम करने की कोशिश की और डेथ रेट को भी कम करने की कोशिश की। अब बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है थर्ड स्टेज में, सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज के लास्ट स्टेज में ये है, सेकंड स्टेज के फर्स्ट स्टेज में ये मिलेगा, और फर्स्ट स्टेज जो है हाई फ्लक्चुएटिंग, उसमें ये आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा नज़र मारो, ज़्यादा 4 स्टेज ही माना जाता है, ज़्यादातर 4 स्टेज ही चलता है मेरे दोस्तों, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2, शायद लेक्चर नंबर 2 के 3 में पढ़ाया। 3 में फीचर्स हमें पढ़ने हैं सेंसस के, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक बच्चा इसको पढ़ सकता है आराम से। तो याद रखो, सुपांसरशिप। सुपांसरशिप क्या मतलब क्या है? जब भी सेंसस करोगे, ये एक बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है कि हर जगह घर में जाना है, डिटेल्स निकालने हैं, बहुत बड़ा काम है। तो नेशनल गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करता है, मतलब कि वही सपोर्ट देता है, और एक बॉडी नहीं कर सकती। नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके साथ कौन कोऑपरेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करता है, लोकल गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करता है, प्लस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी कोऑपरेट कर सकती हैं और निकाल सकती हैं ये सेंसस। ठीक है, डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पॉलिसी पे उस टाइम पे। फिर है डिफाइंड टेरिटरी मेरे दोस्तों। डिफाइंड टेरिटरी का मतलब ऐसा नहीं कि सेंसस जो है वो आप इंडिया के बाहर करोगे, वो आप अगर स्टेट का कर रहे तो स्टेट के बाहर करोगे। एरिया वेल डिफाइंड होना चाहिए, बाउंड्री वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बाउंड्री के बाहर जाने की जरूरत नहीं, तब कौन सा फिर सेंसस। फिर है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है कि हर इंसान का सेंसस लेना है। सेंसस में हर इंसान से डिटेल्स लेने हैं, हर इंसान विद इन टेरिटरी जो आता है, आउटसाइड टेरिटरी तो नहीं, क्योंकि हमने बोला डिफाइंड टेरिटरी होती है। इसी डिफाइंड टेरिटरी में हर इंसान का डिटेल्स निकालने हैं, किसी को ओमिट नहीं करना, किसी इंसान को, और कोई खास इंसान भी ऐसा नहीं है कि जिसका डुप्लीकेट करोगे। डबल डबल डाटा नहीं लेना, बार बार घर में आके डाटा नहीं लेना, एक बार लेना है, डुप्लीकेसी नहीं करनी है। दूसरा, किसी घर में बोले कि आप जाएंगे ही नहीं ना, किसी घर को छोड़ना भी नहीं है, किसी 2 बार भी नहीं आना और छोड़ना भी नहीं है, ओमिट भी नहीं करना, डुप्लीकेट भी नहीं करना। वेल डिफाइंड पीरियोडिसिटी, ऐसा नहीं कि आज आपने सेंसस लिया, फिर आप लोगे 10 साल बाद, फिर आप लोगे 100 साल, 2 साल बाद ना। वेल डिफाइंड पीरियोडिसिटी, अगर आप 10 साल बाद ले रहे हो तो 10 साल बाद ही लो। जैसे इंडिया में 10 साल बाद चलता है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें 5 साल बाद भी पीरियड सेंसस होता है। पीरियोडिसिटी क्या है? 5 साल। लेकिन इंडिया में 10 साल है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है 10 साल। तो 5 या 10 साल होती है अक्सर कंट्रीज में, लेकिन इंडिया का याद रखो 10 साल बाद होता है रेगुलर सेंसस। तो रेगुलर इंटरवल के बाद होना चाहिए। क्यों? ताकि कंपेयर हो जाए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंपेयर हो जाए। ऐसा क्या कंपेयर हो जाए, आज किया और दूसरे महीने किया, फिर आपने 10 साल बाद किया? नहीं, फिर कंपेयर नहीं हो सकता। रेगुलर इंटरवल पे होगा सेंसस, डाटा निकालेंगे लोगों का, तो उनके डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन क्या होता है? सेपरेट करना है डाटा को, कि हेल्थ वाले ये हैं, एजुकेटेड वाले ये हैं, सेक्स रेशो ऐसा है, लिटरेसी रेट ऐसा है, ऐसे ओल्ड है, ऐसे चाइल्ड है, क्योंकि आगे आगे वो सेंसस का डाटा डिपार्टमेंट्स में जाता है, वो यूज़ होता है। इन शॉर्ट, डिसेमिनेशन करना है, सेपरेट करना है डाटा को इस तरह से कि वो इंडिविजुअल यूनिट्स बने, कंप्लीट इंडिविजुअल यूनिट्स बने। वो कंप्लीट, एक अगर एजुकेशन वाला डाटा है तो एजुकेशन वाला डाटा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि टारगेटेड डाटा एनालिसिस हो। डाटा जो सेंसस से निकाला वो टारगेटेड पढ़ा जाए और एफिशिएंट यूज किया जाए।
कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन, कंपाइल करना है डाटा को, कलेक्ट करने के बाद कंपाइल करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है और पब्लिश करना पड़ता है। क्यों क्यों पब्लिश करेंगे, क्यों हम पब्लिश करेंगे डाटा को, क्यों हर एक इंसान को पता होगा? इसलिए क्योंकि वो यूज़ करे, वो यूज़र्स, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करे, जनरल पब्लिक यूज़ करे, यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करे, स्कूल्स यूज़ करे, हर एक इंसान उसको यूज़ करे। जैसे कि अभी मैंने आपको 2011 का सेंसस पढ़ा, मैंने वो डाटा यूज़ किया ना, तो ये जनरल के लिए है, ये जो सेंसस निकलता है। ऐसा नहीं कि ये खास इंसान के लिए है सेंसस, स्पेसिफिक नहीं है ये कोई पर्सनल सेंसस नहीं है एक इंसान का, ये जनरल है। तो जनरल सेंसस बाहर पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिकेशन इसका होना चाहिए। इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी, मतलब कि सेंसस इंपॉर्टेंट है रीजनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इंटरनेशनल लेवल इसलिए क्योंकि पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ पे है, किस कंट्री का क्या रेशियो है, कौन सी कंट्री हमसे आगे है, हमसे पीछे है, किस मामले में, किस मामले में नहीं। कंपेरेबल होना चाहिए ये। ऐसा नहीं कि आज आपने सेक्स रेशियो लिया और अगले साल सेक्स रेशियो नहीं लिया। ऐसा नहीं कि आज आपने रिलीजन का डाटा लिया और अगले साल नहीं लिया रिलीजन का डाटा। ऐसा नहीं कि आज आपने कास्ट्स लिया और अगले साल नहीं लिया कास्ट्स। होता है वैसे, ऐसा थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी कंपेरेबल होना चाहिए ये इसका एक फीचर है कि ये कंपेरेबल होना चाहिए। डिकेडल चेंजेस पता चलने चाहिए, एनुअल चेंजेस पता चलने चाहिए, सेंचुरी में चेंजेस पता चलने चाहिए अगर हो चुका हो तो, डिकेड में चेंजेस पता चलने चाहिए। 10 साल पहले क्या था, 10 साल बाद क्या है, 1 साल पहले क्या था, 1 साल बाद क्या है, तो कंपेयर करना चाहिए। अगर सेक्स रेशो एक सेंसस में हुआ, अगले सेंसस में भी सेक्स रेशो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें हो ही ना सेंसस सेक्स रेशो। फंक्शंस क्या है या सेंसस के यूजेस क्या है? देखो मेरे दोस्तों, आप दूर से भी बोल सकते हो, अपने दिमाग से भी इसके यूजेस क्या है। इसके यूजेस बहुत सारे हैं। रिसर्च में यूज़ होता है, रिसर्च में यूज़ होता है, एजुकेशन एरियाज़ में यूज़ होता है, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, स्टूडेंट्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोफेसर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंसस का। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग में ये यूज़ हो सकता है। पॉलिसी बनानी है एजुकेशन में, हाउसिंग में, वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट को, तो वो कौन सा डाटा देखेगा? सेंसस वाला डाटा देखेगा ना। अच्छा, बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज़ होता है। पता चलना चाहिए कौन सी पॉपुलेशन कहाँ पे है, कैसी पॉपुलेशन कहाँ पे, अर्बन एरिया कहाँ है, रूरल एरिया कहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पता चल जाता है। डिमांड पता कर सकता है किधर है, सप्लाई पता कर सकता है किधर है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो भी पता कर सकता है, और उसी के बेसिस पे वो अपनी अपनी अपने अपने काम को चला सकता है आगे। ये सेंसस यूज होता है बाय अदर टाइप्स ऑफ सेंसस। बाकी कोई सेंसस निकालना है तो उधर से डाटा निकाल सकते हैं। कंप्रहेंसिव सोर्स ऑफ डाटा है यह हमारे पास सेंसस एक कंप्रहेंसिव सोर्स ऑफ डाटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा होता है, जो हर किताब में छपता है, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, हर एग्जाम के लिए आप भी पढ़ते हो। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी अगर लोगों के बारे में पता हो, सेक्स रेशियो के बारे में पता हो, लिटरेसी रेट के बारे में पता हो, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट अच्छी तरह डिसीजंस ले सकता है कि क्या चाहिए, किधर क्या चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट अच्छी तरह ग्रांट्स दे सकता है, किधर ग्रांट्स ज़्यादा देने हैं, किधर ग्रांट्स कम देने हैं, कहाँ पे ज़्यादा नीड है ग्रांट्स की, कहाँ पे कम नीड्स हैं, कहाँ पे ऐसे पैसे दे दे जिधर 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 लड़कियों को पढ़ाया जाए क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन कम है, कहाँ पे ऐसे पैसे दे जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बूढ़े बीमार ज़्यादा है, ज़्यादा बूढ़े हैं, या कहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज डाले जहाँ पे जवान लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि जवान लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जवान लोग इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो इंडस्ट्री का भी बेनिफिट होगा। इन शॉर्ट डिसीजन मेकिंग में भी फायदा आता है। और ग्रांट्स पता है ना आपको कि गवर्नमेंट पैसा किधर देगा, किस स्टेट में किधर देगा, वो भी सेंसस से पता चल जाता है। गवर्नमेंट को काफ़ी इस्तेमाल करता है सेंसस को गवर्नमेंट की, हमें आगे की पॉलिसी या क्या करना है। उसके बाद मेरे दोस्तों, डिमार्केशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या लोकल बॉडीज के लिए जब इलेक्शन जब होता है तो एक एक एरिया में एक एक बंदा चुनना है, एक एक कंस्टिट्यूएंसी से मान लो एक एक इंसान लेना है, एक एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एक इंसान लेना है, ठीक है ना। तो कैसे पता चला कि ये बड़ी कंस्टिट्यूएंसी रखते हैं, ये छोटी कंस्टिट्यूएंसी रखते हैं? पॉपुलेशन ही बताएगी आपको ये कंस्टिट्यूएंसी बड़ी है, कम पॉपुलेशन, इधर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इस कंस्टिट्यूएंसी को छोटा रखो, इस कंस्टिट्यूएंसी को इससे छोटा रखो क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन डिमार्केशन दे सकती है, डिमार्केशन बाउंड्री दे सकती है कंस्टिट्यूएंसीज को, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेचर का, या लोकल बॉडीज़ के लिए कंस्टिट्यूएंसीज इलेक्शन में निकलते हैं कंस्टिट्यूएंसीज, पढ़ा होगा आपने। 2021 में तो खास बात एक आई ना, 2021 अभी सेंसस तो नहीं आया आपके सामने,
कुछ टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन 2021 का जो सेंसस निकालना था उसमें पहले ही इन्होंने बोला अब जो सेंसस होगा आगे 2021 वाला जो कि अभी नहीं आया, बोला इन्होंने कि डिजिटल डाटा भी होगा। डिजिटल डाटा मतलब डाटा अब डिजिटल फॉर्मेट में भी होगा, डिले ज़्यादा नहीं होंगे, अब आप एडिट भी कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कॉस्ट कम लगेगा, आपका कागज़ वाकज़ का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, तो डिजिटल फॉर्मेट में भी डाटा होगा। इतना ही नहीं, स्टेट्स और यूटीज में इंप्रूवमेंट लाना है तो वो भी आपको पता चलेगा किधर से, पॉपुलेशन से ही। किस स्टेट ने इंप्रूवमेंट लाई है, सेक्स रेशो किधर अच्छा है, लिटरेसी रेट किधर अच्छा है, पॉपुलेशन किस स्टेट ने कम किया है, किसने ज्यादा किया, यूटी और स्टेट्स की कंडीशन सिचुएशन उनकी इंप्रूवमेंट भी पता चलेगी आपको इसी सेंसस से। तो सेंसस के बहुत ज्यादा फायदे हैं मेरे दोस्तों। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देखो, सेंसस जो है ना वो आज ही नहीं है, आज का ही नहीं है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया ना, कि लेक्चर नंबर 2 में शायद बताया। सिर्फ उतना ही नहीं है, ऋग्वेदा में भी सेंसस की बातें हैं, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी सेंसस की बातें हैं, और आईन अकबरी जो है उसमें भी सेंसस की बातें आपको मिलेंगी। और 2021 का जो सेंसस है मेरे दोस्तों, अगर ये जब होगा, ये कितना सेंसस होगा, कौन सा सेंसस होगा? 2011 वाला था 15th सेंसस सो फार और 17th आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2021 वाला है 16th सेंसस सो फार और 8th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मेरे हिसाब से सेंसस की जो चीज़ें हैं और बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने आपको समझाई। अब इसके ऊपर और एक लेक्चर अगर आया, अगर मुझे लगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो और एक लेक्चर भी आ सकता है, लास्ट लेक्चर आ सकता है। वैसे हमने सारी बातें कवर की रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी या डेमोग्राफी के बारे में, सेंसस के बारे में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे लगा और एक टॉपिक देना है तो मैं दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।